एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपके पेपर BCOG 171 प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टडी करने वाले हैं जो कि आपके जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होंगे। अगर आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करने के लिए गेस्ट पेपर्स चाहिए तो आप हमारी इस वेबसाइट जिसका नाम है shop.hindustanknowledge.com पर आ सकते हैं। आपको सिंपली गूगल पर जाके इस वेबसाइट को सर्च करना है तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर इस बॉक्स में जाके आपको अपने सब्जेक्ट कोड को डालना है। जैसे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ BCOG 171। जैसे ही कोड डालेंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही जो गेस्ट पेपर्स हैं अवेलेबल हो जाएंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑप्शन को चूज़ कीजिए और इस तरह से कुछ पेज सामने आएगा। यहाँ पर नीचे बाय नाउ पर क्लिक करके आप इन गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर इस वेबसाइट से गेस्ट पेपर्स परचेज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारा नंबर भी है जो कि है 9580023321। इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप गेस्ट पेपर्स को आराम से परचेज कर सकते हैं। इन गेस्ट पेपर्स की हेल्प से आप आराम से 90+ मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए हम वापस अपने वीडियो पर आ जाते हैं और इससे पहले कि हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करें, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ हमारे वीडियो को आप एंड तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। So let us begin with the first question. Explain the marginal productivity theory of distribution. Also state its assumptions. Okay? तो क्या होता है marginal productivity theory of distribution? It explains how the income of different factors of production like land, labor, capital and entrepreneur is determined in an economy. ठीक है, because production के लिए ये 4 factors तो ज़रूरी हैं ही, तो इनका income एक economy में कैसे decide होता है। So according to this theory, each factor is paid according to its marginal productivity. Okay, अब जैसे ही marginal word आएगा, let us understand. Now, the extra output or production produced by using one additional unit of that factor while keeping other factors constant. Simply अगर हम समझें तो अगर कोई भी इनमें से 4 फैक्टर्स को में से एक फैक्टर ले लीजिए, उसका एक यूनिट इंक्रीज करने पे जो आउटपुट है वो जितना इंक्रीज होता है, ठीक है, उस हिसाब से उस फैक्टर की जो इनकम है वो डिसाइड होगी। इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स दैट अ वर्कर, मशीन और एनी रिसोर्स गेट्स पेड बेस्ड ऑन हाउ मच एक्स्ट्रा वैल्यू इट एड्स टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ हायरिंग वन मोर वर्कर increases the output by 10 units and each unit sells for 50 rupees, then the value of that worker's marginal product is rupees 500. देखिए, अगर एक वर्कर को हायर करने से, ठीक है, ऑलरेडी समझिए 10 वर्कर काम कर रहे हैं पर एक और वर्कर हायर किया गया, अब इसे हायर करने से जो प्रोडक्शन है उसमें 10 यूनिट्स का इंक्रीज हुआ, ठीक है, और ये 10 यूनिट्स में से हर एक यूनिट कितने रुपीज़ में सेल हो रहा है? फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ में सेल हो रहा है। टोटल 10 यूनिट्स, आप तो फिर 10 यूनिट्स को कीजिए मल्टीप्लाई बाय द 50, दैट इज़ द प्राइस, तो क्या मिला हमें? 500। तो ये जो रुपीज़ 500 है दैट वुड एक्चुअली बी द वेजेस ऑफ दैट worker which was hired after the 10 workers, okay, the additional worker. So इस तरह से उसकी जो है वेज डिसाइड होगी। Similarly, labor gets wages, land gets rent, capital gets interest and entrepreneurs get profit. अब हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम है ये हमें यहाँ पर दी गई है जो इसी मेथड या इसी थियोरी से डिराइव की जाती है। Each payment depends on the additional contribution made by the factor. The word additional is important here and that is why it is called marginal. Okay, this theory is mainly used in perfectly competitive market. ठीक है, यहाँ पर ये assumption यहाँ पर रखना बहुत ही ज़रूरी है कि ये चीज़ या ये theory apply होगी in a scenario where there is a perfectly competitive market in the economy. A firm will continue to hire more units of a factor
It can be a labor in the sense worker, until the cost of hiring that factor becomes equal to its marginal productivity. ठीक है. Now let us understand the assumptions of this particular theory, that is marginal productivity theory. First assumption is perfect competition. ठीक है. It assumes that both product and factor markets are perfectly competitive. This means no buyer or no seller can influence the prices. It is a particular feature of a perfect market, perfectly competitive market, जहाँ पर कोई भी buyer या seller का influence price पर नहीं होता है, right? They are not the price maker, they are the price taker. Homogeneous factors, all units of a factor like labor are identical. ठीक है, ये एक assumption है जो real life में काम नहीं करता, but that is why it is an assumption कि जो भी ये समझ लीजिए factors हैं, example labor है, वो identical है, वो same है in terms of their efficiency, in terms of their skills and in terms of the productivity that they actually come up with. ठीक है. Full employment, all the factors of production are fully employed, there is no unemployment. Okay, that is also an assumption. Perfect mobility, factors of production can move freely from one place or job to another without any restrictions. यहाँ पर perfect mobility होती है. ठीक है, कोई भी factor of production आसानी से अपनी जो प्लेस है या जो जॉब है वो रिप्लेस कर सकता है, वो आराम से चेंज कर सकता है. ठीक है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे. परफेक्टली मोबाइल. Diminishing marginal productivity, as more units of a factor are used, its marginal productivity eventually decreases. इसलिए कहा जाता है diminishing. ठीक है, जितने ही ज़्यादा यूनिट्स किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के यूज़ किए जाएंगे उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उतनी ही रिड्यूस हो जाएगी. Constant technology, the level of technology remains unchanged. That is why it is said to be constant. Of course, that's not possible because technology gets updated, right, very frequently. Profit maximization. Firms aim to maximize the profits and make rational decisions. Of course, a perfectly competitive market है तो भाई they would obviously aim for maximum profits. ठीक है. Now, the marginal productivity theory helps explain how income is distributed among different factors of production based on their contribution. Okay, how much they are contributing to the output or to the production. Although it is very simple and logical, but in real life of course it has certain assumptions जैसे हमने अभी पढ़े. ठीक है, those assumptions are perfect competition होती है, that is perfectly competitive market, no unemployment, that is full employment there are, and the thing to understand is these factors are always not true in real life. Okay, and that is why they are assumptions. So these all assumptions have to be kept in mind while we consider the theory of marginal productivity. Okay, so the next question now, what is monopoly and how does it differ from perfect competition? तो इस क्वेश्चन के लिए हम पहले दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं. What is monopoly and what is perfect competition? ठीक है. A monopoly is a type of market structure where there is only one seller or producer of a product or a service. This single firm controls the entire supply in the market because there are no close substitutes available. देखिए, मोनोपोली में इस तरह की मार्केट होती है जहां पर सिर्फ एक सेलर या प्रोड्यूसर होता है और उसके पास ही पावर है टू डिसाइड द प्राइस. क्यों? बिकॉज उसके जैसा प्रोडक्ट मार्केट में कोई भी नहीं बना रहा, इसीलिए उसके प्रोडक्ट का कोई भी सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होता है. तो किसी भी कंज्यूमर को अगर वो प्रोडक्ट चाहिए तो उन्हीं से खरीदना पड़ेगा. दैट इज वाई द सेलर हैज फुल पावर टू डिसाइड द प्राइस. ठीक है, दैट इज अ situation of monopoly. Now in a monopoly there is only one firm. ठीक है, अगर आपको definition याद रहेगी या समझ आएगी तो ये सारे पॉइंट्स भी इजीली याद रहेंगे. द प्रोडक्ट इज यूनिक, जैसे मैंने कहा प्रोडक्ट का कोई सब्सटीट्यूट या अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है. हाई बैरियर्स टू एंट्री. ठीक है, द न्यू फर्म्स कैन नॉट इजीली एंटर द मार्केट एंड इट इज़ ईजी फॉर द फर्म विच इज़ ऑलरेडी देयर टू मेंटेन दैट मोनोपोली, क्योंकि जो दूसरे फर्म्स हैं वो इतनी आसानी से एंटर नहीं कर पाएंगे. द फर्म इज़ अ प्राइस मेकर. ठीक है, ऑफकोर्स क्योंकि उसके पास पूरा पावर आ जाता है टू make the price or to rather decide the price in the market, इसलिए वो फॉर्म हो जाती है प्राइस मेकर. फॉर एग्जाम्पल, a local electricity supplier in a city is often
a monopoly because no other company provides the same service in that area। ठीक है, जैसे हमने रियलिटी में भी देखा होगा, हम जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लायर होते हैं ना, वो या तो गवर्नमेंट होगी या तो कोई प्राइवेट फर्म होगा, जैसे कि रिलायंस, राइट, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ। तो इस केस में उस एरिया में वही पर्टिकुलर सप्लायर इलेक्ट्रिसिटी आपको देगा, वो प्राइवेट फर्म भी हो सकती है या तो वो गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो इस केस में मोनोपोली किसके पास है? अगर गवर्नमेंट दे रही है तो सिर्फ गवर्नमेंट ही उस एरिया का पूरी जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, तो गवर्नमेंट के पास मोनोपोली। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो मोनोपोली इज विद द प्राइवेट कंपनी। ठीक है, मीनिंग ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर आर मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर्स। एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ मोनोपोली। यहाँ पर बायर्स भी बहुत है, सेलर्स भी बहुत है, और प्रोडक्ट कैसे हैं? आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। पिछले केस में कोई अल्टरनेटिव या सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं था, यहाँ पर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं, तो आसानी से अगर ये प्रोडक्ट आप नहीं खरीदना चाहते हो तो दूसरा इसी के जैसा कोई प्रोडक्ट आप आसानी से खरीद सकते हो, बिकॉज इट्स इजीली अवेलेबल। नो सिंगल फर्म हैज द कंट्रोल ओवर द प्राइस, राइट, एंड दे आर द प्राइस टेकर्स, ठीक है, नॉट द प्राइस मेकर्स। Now let us understand, there are many firms, the products are homogeneous, almost same, ठीक है, या exactly same कहेंगे तो भी सही रहेगा। There is free entry and exit, ठीक है। देखिए, कोई भी फर्म आसानी से इस तरह की मार्केट में एंटर भी कर सकता है और एग्जिट भी ले सकता है, नो रिस्ट्रिक्शंस। फर्म्स आर प्राइस टेकर्स, जैसे मैंने पहले भी बोला, ठीक है, बट मोनोपोली में दे आर प्राइस मेकर्स। In perfectly competitive market, they are price takers. For example, farmers selling wheat in a large market where each farmer sells the same type of product. ठीक है, अभी जो कोई भी फार्मर व्हीट या समझिए राइस भी सेल करता है, तो उसके जैसे बहुत सारे फार्मर्स हैं जो सेम, ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी या सेम क्वालिटी का राइस या व्हीट सेल कर रहे हैं मार्केट में, राइट, तो उनके पास बहुत सारी कंपटीशन है। नंबर ऑफ सेलर्स, ओनली वन सेलर मोनोपोली में, ऑफ कोर्स। परफेक्ट कंपटीशन में मेनी सेलर्स। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, मोनोपोली है तो यूनिक प्रोडक्ट है, कोई क्लोज अल्टरनेटिव या सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल होते हैं। प्राइस कंट्रोल, प्राइस द फर्म इज द प्राइस मेकर, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में द फर्म इज जस्ट द प्राइस टेकर। एंट्री ऑफ फर्म्स रिस्ट्रिक्टेड है, आसान नहीं है टू एंटर सर्च मार्केट। यहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट बोथ इन परफेक्ट कंपटीशन। कंपटीशन लेवल कैसा होता है? मोनोपोली में तो ऑब्वियसली कोई कंपटीशन ही नहीं है, जबकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, जैसे कि नाम बोल रहा है, हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है इस तरह का, ठीक है, और वहाँ पे सर्वाइव करना ईजी नहीं है। प्रॉफिट, मोनोपोली में कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा सकते हो अगर आप लंबे समय तक मोनोपोली की मार्केट में टिके रहते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट कमाना ही पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि हाई कंपटीशन है। अगर आपका प्रोडक्ट नहीं पसंद आएगा तो द कस्टमर हैज लॉट ऑफ चॉइसेस टू स्विच टू अनदर प्रोडक्ट। कंक्लूजन, मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन आर टू एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। इन अ मोनोपोली द सेलर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट, while in perfect competition no single firm has the power over the price, okay. Monopoly can lead to higher prices, of course। मोनोपोली में फर्म आसानी से प्राइजेस हाई रख सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, बिकॉज ऑब्वियसली अगर कंज्यूमर को परचेस करना है तो उनके पास से ही परचेस करना पड़ेगा, कंज्यूमर्स के पास ज़्यादा कोई चॉइस ही नहीं है। जबकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होगा? प्राइजेस हमेशा फेयर रहेंगे, क्योंकि अगर आपने प्राइस हाई कर दिया तो कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, दे कैन क्विकली गो टू सम अदर फर्म एंड बाय देयर प्रोडक्ट, राइट। सो नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What do you understand by the factors of production and explain each four of them? So, factors of production are the basic resources or inputs that are used to produce goods and services. Simple words में कहें तो, ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होंगी in an economy in order to produce something? अब वो food हो सकता है, clothes हो सकते हैं, house हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है जो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। अब इन सभी केस में देयर आर एक्चुअली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सो दे आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनीथिंग, इसलिए उन्हें कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट इज लैंड, सेकंड इज लेबर, थर्ड इज कैपिटल एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो
Land. Land refers to all natural resources that are provided by the nature. इसलिए कहा जाता है natural resources because land itself is also a natural resource. But यहाँ पे सिर्फ land नहीं होगी, ठीक है, सारे natural resource आ जाएंगे, ठीक है. It includes not just the surface of the earth, as I said, but everything that comes from nature. It can be soil, ठीक है, it can be forest, water, river, minerals like coal, iron, oil, ठीक है, the oil resources that we get from the land, ठीक है, climate, sunlight, ये भी something, this is something that nature provides us, right? Human का उस पर कोई control नहीं है, तो it is included with land. Land is important because it provides raw materials that are used to produce the goods, of course. For example, farmers use land to grow crops and industries use natural resources to make products. अब जैसे कि कोई एक इंडस्ट्री है, उसे वाटर तो चाहिए ही होगा, राइट, इन ऑर्डर टू मेक अ प्रोडक्ट, तो वो किस में गिना जाएगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, वो लैंड में ही इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है. जैसे कि फार्मर है, ठीक है, उसे कोई क्रॉप्स ग्रो करने, तो क्या वो लैंड के बिना पॉसिबल है, क्या वो अगेन वाटर के बिना पॉसिबल है, नहीं, तो उसके लिए कहा जाएगा दैट दे नीड लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट. Labor. Labor, as the word says, means the human effort used in the production process. It includes both physical and mental work done by people. अब labor का मतलब यही नहीं है कि physical जो work किया जाता है वो हम गिनेंगे, नहीं. Of course, there are so many people who work in firms और उनका काम कोई physical work करना नहीं होता है, उनका काम होता है brain को use करना, ठीक है, और अपने firm को फायदा करवाना. सो यहाँ पर क्या इंक्लूड होता है लेबर में, फार्मर डूइंग अ फील्ड वर्क, टीचर्स टीचिंग स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर मेंटल वर्क आ गया, ठीक है, फार्मर्स में मोस्टली फिजिकल वर्क आ गया, अ डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट्स, अगेन बोथ फिजिकल एंड मेंटल वर्क, ठीक है, अ फैक्ट्री वर्कर मेकिंग गुड्स, ठीक है, वहाँ पर फिजिकल वर्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है. लेबर इज एसेंशियल बिकॉज विदाउट ह्यूमन एफर्ट नो प्रोडक्शन कैन टेक प्लेस. द क्वालिटी एंड स्किल ऑफ लेबर ऑल्सो अफेक्ट्स हाउ मच एंड हाउ वेल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड. ऑब्वियसली जिस भी तरह के वर्कर्स एक कंपनी में या एक इंडस्ट्री में काम करेंगे, ठीक है, उनके एफर्ट्स अलग अलग होंगे, उनकी स्किल्स अलग अलग होंगी, तो ये चीज़ें जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बन रहा है ना उस फॉर्म में, उस पर डेफिनेटली बहुत असर करती है, ठीक है. नेक्स्ट इज कैपिटल. कैपिटल रिफर्स टू द मैन मेड रिसोर्सेज. नाउ दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस goods and services. It does not mean money only, but the things created by humans to help in production. इसमें सिर्फ मनी नहीं आएगा, ठीक है. Now it can be machinery and tools, it can be the buildings जहाँ पर कोई इंडस्ट्री है, द फैक्ट्रीज जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, व्हीकल्स, इक्विपमेंट, ठीक है, टूल्स एंड इक्विपमेंट, राइट. So everything is included here. Capital helps in increasing the production and making the work faster and easier. Obviously, अगर ये सारी चीज़ें available नहीं होंगी तो कोई भी फॉर्म कैसे चीज़ों को प्रोड्यूस करेगा, कैसे आउटपुट आएगा, राइट. एग्जाम्पल, अ मशीन कैन प्रोड्यूस मोर गुड्स इन लेस टाइम कंपेयर टू मैन्युअल वर्क. सब कुछ आजकल मैन्युअल से हटके क्या हो चुका है, इट इज़ बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, इट इज़ बेस्ड ऑन मशीनरी. तो जितनी अच्छी मशीनरी होगी आपके पास, उतना ही अच्छा आपका प्रोडक्शन होगा, उतना फास्ट होगा, उतना एफिशिएंट होगा. नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, ठीक है. यहाँ पर ऑफकोर्स एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑलवेज डन बाय अ ह्यूमन, ओके. सो एंटरप्रेन्योरशिप इज द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज ऑल द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. द पर्सन who does this, जैसे कि मैंने कहा, is an entrepreneur. So now functions of an entrepreneur, क्या होता है उसका वर्क एरिया. So उनका काम है to combine land, labor and capital, take risks in business, of course, make decisions, introduce new ideas and innovations. ये सारी चीज़ें वो करेगा in order to maximize the production and earn the profit. Entrepreneurs are important because they bring everything together and make the initiative to start production. If there's no entrepreneur, तो बाकी सारे factors of production stagnant या still रह जाएंगे, ठीक है, वो अपने आप से कुछ चीज़ नहीं कर पाएंगे. So an entrepreneur is needed in order to use all this, okay, in order to manage all this and produce something which can be a service, which can be a product, okay. Conclusion. In conclusion, factors of production are the backbone of any economy. Land provides natural resources, labor provides effort, इसमें physical mental दोनों effort आ गए, capital provides tools and entrepreneurship organizes all these things. All four factors work together to produce goods and services, और ये goods and services are ultimately
क्या करते हैं, दे सेटिस्फाई अवर ह्यूमन नीड्स. ओके, एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं जो हम इजी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे. सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. व्हाट इज दैट? इट रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस. अब आराम से हम इसे समझते हैं सिंपल वर्ड्स में. इट शोज हाउ मच डिमांड चेंजेस व्हेन द प्राइस चेंजेस. अगर ठीक है थोड़ी सी प्राइस चेंज होती है तो उस प्रोडक्ट का डिमांड अगर बहुत बढ़ जाता है या बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है, इट कैन रिड्यूस ऑल्सो, इट कैन इंक्रीज ऑल्सो. तो इस केस में हम कह सकते हैं कि डिमांड कैसा है, इट इज़ हाईली इलास्टिक. ठीक है, लेकिन अगर प्राइस में चेंजेस होने के बाद उसके डिमांड में इतना खास कोई चेंज आपको देखने ना मिले तो डिमांड को कैसा कहा जाएगा, देन द डिमांड विल बी कॉल्ड इन इलास्टिक. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, इफ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम इंक्रीजेस द पीपल क्विकली रिड्यूस बाइंग इट, द डिमांड इज इलास्टिक. जैसे ही प्राइस में चेंज आया आइसक्रीम के, उसकी डिमांड में बिल्कुल फटाक से क्विकली ठीक है चेंज आ गया. हो सकता है वो रिड्यूस हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट येस चेंज देखने मिला और वो क्विक चेंज था, हाई चेंज था. तो इस केस में इस डिमांड को कहा जाता है इलास्टिक. ऑन द अदर हैंड देखिए, इफ द प्राइस ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस पीपल विल स्टिल बाय इट. ठीक है, तो प्राइस सॉल्ट के प्राइस में अगर चेंज होता है तो उसकी डिमांड में इतना खास चेंज नहीं आ पाएगा, क्योंकि सॉल्ट ऐसी चीज़ है जो हम किसी भी सिचुएशन में ऑब्वियसली खरीदेंगे. उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाए तब भी और कम रहे तो भी फर्क नहीं पड़ता. तो इस केस में सॉल्ट की डिमांड को क्या कहा जाएगा, इन इलास्टिक. ठीक है, नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्प्स बिजनेसेस टू डिसाइड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर. ठीक है, ये प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में बहुत हेल्प करता है और कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प होती है. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखिए इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड चेंजेस विद द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स. Okay, it shows whether a good or that is product is normal or inferior. देखिए, if demand increases with an increase in the income, then it is a normal good. देखिए, अगर कोई भी एक इंसान की ठीक है सपोज इनकम बढ़ रही है या सर्टेन सेट ऑफ पीपल की इनकम बढ़ रही है, तो कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड भी बढ़ती है. तो ऐसे केस में वो प्रोडक्ट कैसा माना जाएगा, और नॉर्मल प्रोडक्ट. ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन द पीपल्स इनकम राइजेस दे मे बाय मोर ब्रांडेड क्लोथ्स और ईट मोर एट रेस्टोरेंट्स. ठीक है, ऐसे केस ऑब्वियसली इट्स अ जनरल एग्जांपल कि कभी भी लोगों की इनकम बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे. ठीक है, अगर इसका उल्टा सिनेरियो देखते हैं, अपोजिट टू दिस, इफ डिमांड डिक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस इट इज कॉल्ड एन इंफीरियर गुड. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो सर्टेन सेट ऑफ प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो घट जाती है, मतलब वो लोग अब इस तरह के प्रोडक्ट्स बाय करना पसंद नहीं करते. तो आपको क्या समझना है कि ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड रिड्यूस हो गई है वो एक इंफीरियर काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट है, क्योंकि अब लोगों की इनकम बढ़ गई है तो वो एक बेटर प्रोडक्ट ऑफ कोर्स लेना पसंद करेंगे. ठीक है, now for example a person may stop buying local unbranded shoes and shift to branded ones when their income increases. Now income elasticity of demand helps businesses understand which products will perform better as income rises or falls. एक अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर. ठीक है, कि अगर certain set of people की इनकम बढ़ गई तो ऑब्वियसली पहले वो हो सकता है लोकल क्लोथ्स या लोकल शूज बाय कर लेते थे, लेकिन अब वो ब्रांडेड क्लोथ्स या ब्रांडेड शूज में स्विच हो जाएंगे. तो इस केस में ये जो अनब्रांडेड या लोकल शूज और क्लोथ्स थे वो कैसे प्रोडक्ट्स थे, इंफीरियर प्रोडक्ट्स, इसीलिए उनकी डिमांड अब इन लोगों के साथ नहीं है, वो ये चीज़ें पसंद नहीं कर रहे एंड दे विल स्विच टू बेटर प्रोडक्ट्स. ठीक है, now cross elasticity of demand. Now let us understand this particular concept. Cross elasticity of demand shows how the demand for one product or good changes when the price of another related good changes. It helps identifying whether the goods are substitutes or complements, और आप ऐसे भी कह सकते हैं they are complementary to each other. ठीक है, this also is a very interesting concept. If an increase in the price of
one good leads to an increase in the demand for another, then the goods are said to be substitutes. देखिए समझिए, substitutes to each other मतलब अगर मैं एक चीज़ नहीं ले रही तो obviously उसका substitute buy कर लूँगी. Let us understand with an example. If the price of tea increases, people may start buying more coffee. तो टी और कॉफ़ी क्या है? सब्सटीट्यूट्स हैं, एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है. कैसे? क्योंकि अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो हो सकता है कि लोग जो अब तक चाय पीते थे वो क्या करेंगे, वो कॉफ़ी पे स्विच कर जाएंगे. ठीक है, तो एक चीज़ का प्राइस जो है वो दूसरे की डिमांड को अफेक्ट कर जाता है. दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, अब एक और देखिए example. If an increase in the price of one product or good leads to the decrease in the demand for another, तो ये goods कैसे होते हैं? Then these goods or products are known to be complements or complementary to each other. ठीक है, यहाँ पर अगर एक product की प्राइस में चेंज होता है तो दूसरे उसके रिलेटेड प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है. पिछले केस में इंक्रीज हो रही थी, इसमें रिड्यूस होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो कार्स की प्राइसेस यूजुअली डिक्रीज हो कार की डिमांड रादर रिड्यूस हो जाती है. क्यों? क्योंकि अगर अब हम कार परचेस करेंगे ऐसे सिनेरियो में तो क्या होगा, हमें ज़्यादा पेट्रोल लगेगा और पेट्रोल का प्राइस तो हाई है. तो इस केस में मार्केट में आप यूजुअली देखोगे कि कार की जो डिमांड है, ठीक है, या जो भी पेट्रोल रन व्हीकल्स हैं उनकी डिमांड अचानक अफेक्ट हो जाती है, अचानक रिड्यूस हो जाती है. क्योंकि जो व्हीकल्स हैं और जो पेट्रोल है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ठीक है, so this also is actually understood by the concept of cross elasticity of demand. Conclusion: elasticity of demand is an important concept in economics that helps to understand the consumer reactions. ठीक है, प्राइस के बढ़ने पे, प्राइस के चेंज होने पे डिमांड कैसे बढ़ती है या फिर रिड्यूस होती है. ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी फोकसेस ऑन प्राइस चेंजेस ऑफ कोर्स, इनकम इलास्टिसिटी फोकसेस ऑन इनकम चेंजेस, एंड क्रॉस इलास्टिसिटी it shows the relationship between goods. ठीक है, it can be substitutes, it can be complements. These concepts are useful for business and policy makers in order to make better decisions. अगर ये concepts हम समझेंगे तो obviously जो policy makers हैं या जो businessmen हैं वो better decisions ले पाएंगे. ठीक है, related to their business. So this was all for today's video. I really hope कि आपको ये सारे concepts जो आज हमने पढ़े वो समझ आए होंगे. अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो I request all of you to please like the video and subscribe to our channel. Thank you so much.